हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। एसएससी जीडी 2026 के जीके जीएस के इस वीडियो में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में पॉलिटी के सेकंड पार्ट को डिस्कस करेंगे। तो जिन्होंने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। इसकी पीडीएफ टेलीग्राम चैनल द जीके 360 पर अवेलेबल है, आप इसे वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का पहला सवाल है, भारतीय संविधान के किस संशोधन के अंतर्गत संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया गया? अंडर विच अमेंडमेंट वाज द राइट टू प्रॉपर्टी रिमूव्ड फ्रॉम द लिस्ट ऑफ फंडामेंटल राइट्स? तो काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है, याद रखिएगा। इसका राइट आंसर है सी, 44वां संविधान संशोधन जो कि 1978 में हुआ था। याद रखिएगा, इस समय जनता पार्टी की सरकार थी। जनता पार्टी की सरकार थी, मोरारजी देसाई समय थे, मोरारजी देसाई। तो इसके बाद आर्टिकल 19 1 और एफ और आर्टिकल 31 को हटाया गया और संपत्ति के अधिकार अब आर्टिकल 300A के अंतर्गत अब एक केवल कानूनी अधिकार के रूप में रह गया, केवल कानूनी अधिकार के रूप में रह गया। पहले क्या था? यह मूल अधिकार के अंतर्गत था। तो इसका राइट आंसर हो गया सी, 44th अमेंडमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार अधिनियम 1919 का आधार बनी सिफारिशों के पीछे प्रमुख व्यक्ति कौन कौन थे? हु वर द मेन रीजन बिहाइंड द रिकमेंडेशन दैट फॉर्म द बेसिस ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919? तो आपको पता है 1919 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, तो इनके पीछे लॉर्ड चेम्सफोर्ड और एडविन मॉन्टेग्यू का हाथ था। सी इसका राइट आंसर है, लॉर्ड चेम्सफोर्ड और एडविन मॉन्टेग्यू। मॉन्टेग्यू जो थे वो इस समय भारत के राज्य सचिव थे, भारत के राज्य सचिव थे। और चेम्सफोर्ड इस समय गवर्नर जनरल थे 1916 से 1921 के बीच। 1916 से 1921 के बीच कौन थे? लॉर्ड चेम्सफोर्ड गवर्नर जनरल थे। तो इसे मॉन्टफोर्ट सुधार के नाम से भी जाना जाता है, शॉर्ट में इसे मॉन्टफोर्ड सुधार के नाम से जानते हैं। इसी से डायरकी बोले तो द्वैध शासन की शुरुआत हुई। तो याद रखिएगा, इसका राइट आंसर हो गया सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यपाल को पद की शपथ कौन दिलाता है? हु एडमिनिस्ट्रेटर्स द ओथ ऑफ ऑफिस टू द गवर्नर? राज्यपाल को शपथ उच्च न्यायालय के जो संबंधित उच्च न्यायालय हैं उसके मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं। डी इसका राइट आंसर है। राज्यपाल का शपथ आर्टिकल 159 के अंतर्गत दिया जाता है, शपथ का प्रावधान है। ठीक है, तो इसे हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस के द्वारा शपथ दिलाया जाता है। तो डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुसार निम्नलिखित में कौन सी अनुसूची सरकार की शक्तियों के पृथक्करण से संबंधित है? विच शेड्यूल डील्स विद द डिवीजन ऑफ पावर इन द कॉन्स्टिट्यूशन? ऑप्शन है 7वीं अनुसूची, 8वीं अनुसूची, 6ठी अनुसूची या 5वीं अनुसूची। तो राइट आंसर होगा 7वीं अनुसूची। आपको याद है 7वीं अनुसूची में शक्तियों का स्पष्ट विभाजन किया गया है। इसी में संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, 3 प्रकार की सूची है जिसके अंतर्गत अलग अलग विषय को डिफाइन किया गया है। समवर्ती सूची क्लियर है? तो राइट आंसर हो गया ए, 7वीं अनुसूची। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद पर्यावरण के संरक्षण और सुधार तथा वनों और वन्य जीवों की सुरक्षा को प्रोत्साहित करता है? विच आर्टिकल प्रमोट्स प्रोटेक्शन एंड इम्प्रूवमेंट ऑफ इन्वायरमेंट एंड सेफ गार्डिंग ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ? पर्यावरण से जो संरक्षण से संबंधित है वह आर्टिकल 48 में है। याद रखिएगा, 48 में राज्य पर्यावरण की रक्षा
पर्यावरण की रक्षा और वन्य जीव की सुरक्षा करेगा। वन्य जीव की सुरक्षा करेगा। यह डीपीएसपी के अंतर्गत आता है, याद रखिएगा, डीपीएसपी के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो राइट आंसर हो गया डी। याद रखिएगा आर्टिकल 51 ए जी जो कि मौलिक कर्तव्य है, तो इसमें भी पर्यावरण का उल्लेख किया गया है, पर्यावरण का उल्लेख है। ठीक है, तो राइट आंसर हो गया डी। भारतीय संविधान के अनुसार कौन सी शक्ति राज्यपाल में निहित नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग पावर इज नॉट वेस्टेड इन द गवर्नर? विवेकाधिकार, विधायी शक्तियां, वित्तीय शक्तियां और रिट जारी करने की शक्तियां। तो रिट जारी करने की शक्ति आपको पता है सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के पास है। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के पास है। सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 के अकॉर्डिंग रिट जारी करती है और हाई कोर्ट आर्टिकल 226 के अनुसार रिट जारी करती है। तो डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष उपाध्यक्ष कौन थे? हु वाज द फर्स्ट डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ द प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया? आपको पता है योजना आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं वह प्रधानमंत्री होते हैं। प्रधानमंत्री इसके पदेन अध्यक्ष होते हैं। सवाल में पूछा गया प्रथम उपाध्यक्ष। योजना आयोग 15 मार्च 1950 को स्थापित हुआ था। 1950 को स्थापित हुआ। इस समय प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे, JL नेहरू प्रधानमंत्री थे। और उपाध्यक्ष पूछा गया है तो इस समय उपाध्यक्ष थे गुलजारी लाल नंदा। तो राइट आंसर हो गया ए, गुलजारी लाल नंदा। आपको पता है 2014 में नीति आयोग का गठन किया गया। नीति आयोग जो कि अब योजना आयोग का स्थान ले लिया था। इसके प्रथम फर्स्ट CEO कौन बने थे? तो सिंधु श्री खुल्लर इसके प्रथम CEO बने थे। तो ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद मानव तस्करी और जबरन श्रम पर प्रतिबंध लगाता है? विच आर्टिकल प्रोहिबिट्स ट्रैफिकिंग इन ह्यूमन बींग्स एंड फोर्स लेबर? तो मानव तस्करी और जबरन श्रम आर्टिकल 23 के अंतर्गत, जिसमें मानव तस्करी पर प्रतिबंध लगाया गया है। मानव तस्करी पर प्रतिबंध है, प्रोहिबिशन है। आर्टिकल 24 में अनुच्छेद 24 में 14 वर्ष से कम बच्चों के 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों का खतरनाक काम में नहीं लगाया जा सकता है। बच्चों को खतरनाक काम में नहीं लगा सकते। ठीक है, आर्टिकल 24 के अकॉर्डिंग। याद रखिए इस पर सवाल पूछे जाते हैं, तो इसका राइट आंसर होगा सी, आर्टिकल 23। संविधान का कौन सा अनुच्छेद देश के किसी भी उच्च न्यायालय को रिट जारी करने का अधिकार देता है? अभी अभी हम लोगों ने पढ़ा आर्टिकल 226 में हाई कोर्ट जो है वह रिट जारी करता है। ठीक है, रिट कितने प्रकार के होते हैं? तो याद रखिएगा 5 प्रकार के होते हैं। रिट जारी करता है, 5 टाइप्स होते हैं इसके। कौन कौन होते हैं? तो उसमें होते हैं हैबियस कॉर्पस पहला है। दूसरा मैंडेमस, थर्ड है प्रोहिबिशन, फोर्थ है सेरिटोरी,
ट्योररी और पांचवा है क्वा वारंटो, क्यो वारंटो। ठीक है, तो बी इसका राइट आंसर है आर्टिकल 226। निम्नलिखित में कौन भारत में किसी राज्य की विधान परिषद में 1/6 सदस्यों को नामित कर सकता है? हु नॉमिनेट्स 1/6 मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ स्टेट इन इंडिया? तो विधान परिषद में राज्यपाल और राज्यसभा में प्रेसिडेंट। तो राज्यसभा में प्रेसिडेंट जो है 12 लोगों को नामित कर सकते हैं और विधान परिषद में 1/6 मेंबर को लेजिस्लेटिव काउंसिल में नामित किया जाता है। किसके द्वारा? राज्यपाल के द्वारा। ठीक है, तो राइट आंसर हो गया बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान का अनुच्छेद 74 निम्नलिखित में से किसका विवरण करता है? आर्टिकल 74 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील विथ विच ऑफ द फॉलोइंग? आर्टिकल 74 राष्ट्रपति की सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद का प्रावधान करता है। राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद होती है, जो कि राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सहायता और सलाह से कार्य करते हैं। 44वें संशोधन के बाद 44वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1978 में। इसके बाद राष्ट्रपति एक बार सलाह के पुनर्विचार के लिए वापस भेज सकते हैं, लेकिन दूसरी बार अगर मंत्रिपरिषद सलाह देती है तो उसे मानना अनिवार्य है। ठीक है, तो डी इसका राइट आंसर है। आर्टिकल 75 एक इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। इसमें प्रधानमंत्री की नियुक्ति, पीएम की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। तो राइट आंसर हो गया डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्य की अवधारणा किस देश के संविधान से प्रेरित है? मौलिक कर्तव्य की प्रेरणा, द कंसेप्ट ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज इंस्पायर्ड फ्रॉम विच कंट्री? तो संविधान में, हमारे संविधान में अनेक देशों से कुछ तत्व लिए गए हैं जो जिससे कि हमारा संविधान एक समृद्ध संविधान बनता है। तो यूनाइटेड किंगडम यानी यूके से, संसदीय प्रणाली, कैबिनेट सिस्टम, ये सब लिया गया है। संसदीय प्रणाली जो कि यूके से लिया गया है। सोवियत संघ यूएसएसआर से, मौलिक कर्तव्य, पंचवर्षीय योजना काफ़ी इम्पोर्टेंट है, पंचवर्षीय योजना भी यूएसएसआर से लिया गया है। नेक्स्ट है अमेरिका से प्रमुख है मौलिक अधिकार, फंडामेंटल ड्यूटीज अमेरिका से लिया गया है। और एक इम्पोर्टेंट है न्यायिक समीक्षा का जो प्रावधान है वह भी अमेरिका से लिया गया है। नेक्स्ट है जापान से कानून के द्वारा स्थापित प्रक्रिया जो कि जापान से लिया गया है। तो राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर है बी यानी यूएसएसआर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार अधिनियम 1935 ने संघ और प्रांतों के बीच शक्तियों के विभाजन के लिए कितनी सूचियां प्रदान की थी? हाउ मेनी लिस्ट वेयर प्रोवाइडेड अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 फॉर डिवीजन ऑफ पावर? तो इसमें 3 प्रकार की सूचियां थी, संघ सूची, राज्य सूची और तीसरा था समवर्ती सूची। तो इन सूचियों में विषयों की संख्या संघ सूची में 59 थी, 59 सब्जेक्ट थे। राज्य सूची में, या इसे प्रांतीय सूची भी कहा गया, प्रोविंशियल लिस्ट कहा गया, इसमें 54 थे। और कंकरेंट लिस्ट समवर्ती सूची में 36 रखा गया। ठीक है, हमारे संविधान के 7वीं अनुसूची में इसमें भी 3 सूचियों का वर्णन है। संघ में इसमें 97 है, स्टेट में
यानी राज्य में 66 है, और कनकरेंट यानी समवर्ती सूची में इसमें कितने हैं, 47 है। तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर क्या होगा, सी, 3 अनुसूचियां, 3 लिस्ट। निम्नलिखित में कौन सा किसी राज्य के मुख्यमंत्री का कार्य नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फंक्शन ऑफ द चीफ मिनिस्टर ऑफ ए स्टेट ऑफ इंडिया? पहला है राज्य के लिए नीतियों के निर्धारण में मार्गदर्शन करना, यह मुख्यमंत्री का कार्य है, सही है। मंत्रिपरिषद और राज्यपाल के बीच कड़ी होना, यह भी सही है। राज्यपाल को सलाह देना, राज्यपाल को सलाह देना, यह भी सही है। अंतर्राज्यीय लोक सेवा आयोग के कामकाज का समन्वय करना, कोऑर्डिनेटिंग इंटर स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, यह कार्य जो होता है यह सीएम का नहीं है, यह केंद्र सरकार और संसद के क्षेत्र के अंतर्गत आता है, केंद्र सरकार और संसद के अंतर्गत आता है। तो डी इसका राइट आंसर होगा। भारत के रजिस्ट्रार जनरल और जनगणना आयुक्त का कार्यालय किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? अंडर विच मिनिस्ट्री डज द ऑफिस ऑफ रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमिश्नर ऑफ इंडिया फंक्शन? सेंसस की चर्चा भी चल रही है, तो याद रखिएगा रजिस्ट्रार जनरल और जनगणना आयुक्त यह गृह मंत्रालय के अधीन आता है, गृह मंत्रालय के अधीन आता है। अंतिम जनगणना जो अभी हाल में हुई है, अंतिम जनगणना वह 2011 में हुई है, 2011 में हुई है। उसके बाद 2021 में होने वाली थी, जो कि कोविड के वजह से डिले हो गई, कोविड के वजह से डिले हो गई। तो बी इसका राइट आंसर है। याद रखिएगा जनगणना का जो संवैधानिक आधार है वह आर्टिकल 246 और 7वीं अनुसूची, 7वीं अनुसूची है। किसका? जनगणना का संवैधानिक आधार। संविधान में संवैधानिक आधार, ठीक है। तो राइट आंसर होगा बी, गृह मंत्रालय। कौन सा निदेशक सिद्धांत स्वशासन के लिए ग्राम पंचायतों के गठन का समर्थन करना है? विच डायरेक्टिव प्रिंसिपल सपोर्ट द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत फॉर सेल्फ गवर्नमेंट? पंचायतों का गठन आर्टिकल 40 के अंतर्गत किया जाता है। अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायत का गठन का प्रावधान है, ग्राम पंचायत का गठन किया जाता है, ठीक है। 73वें संविधान संशोधन 1992 में, 73rd अमेंडमेंट 1992 में पंचायती राज को शामिल किया गया था। तो बी इसका राइट आंसर है। अगला सवाल है 1947 के भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के परिणाम स्वरूप भारत का विभाजन कितने राज्यों डोमिनियंस में हुआ था? एज ए रिजल्ट ऑफ द इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 into how many dominions was इंडिया पार्टीशन? तो इस समय 2 डोमिनियन बने थे, कौन कौन? भारत और पाकिस्तान, इंडिया और पाकिस्तान। 14 अगस्त को इंडिया और पाकिस्तान। इंडिया कब आज़ाद हुआ था? 15 अगस्त 1947 को, 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ। वहीं पाकिस्तान को 14 अगस्त को आज़ाद किया गया, ठीक है। तो राइट आंसर हो गया ए यानी 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है मौलिक कर्तव्यों को भारतीय संविधान के किस भाग के अंतर्गत जोड़ा गया था? फंडामेंटल ड्यूटीज वेयर एडेड अंडर विच पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? तो हमारे संविधान के भाग 4A में, भाग 4A में मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान है। मौलिक कर्तव्य 4A के अंतर्गत है, जो कि 42वें संविधान संशोधन 1976 में इसे जोड़ा गया था। तो ए इसका राइट आंसर है। याद रखिए पार्ट 4 में क्या है? DPSP है, ठीक है। तो ए इसका राइट आंसर है। किस संशोधन अधिनियम ने देश में वस्तु एवं सेवा कर लागू करने का मार्ग प्रशस्त किया?
विच अमेंडमेंट एक्ट पेव्ड द वे फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ गुड्स एंड सर्विस टैक्स इन इंडिया। जीएसटी के बारे में पूछा गया है। तो जीएसटी 101वां संविधान संशोधन 101वां संविधान संशोधन 2016 में इस अधिनियम के द्वारा जीएसटी को लागू किया गया। 1 जुलाई 2017 को जीएसटी पूरे देश में लागू किया गया। जीएसटी पूरे देश में लागू किया गया। इसके लिए अनुच्छेद आर्टिकल 279A 289A में जीएसटी काउंसिल का गठन किया गया। जीएसटी काउंसिल का गठन किया गया और वन नेशन वन टैक्स के सिद्धांत को लागू किया गया। डी इसका राइट आंसर है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संघ लोक सेवा आयोग से संबंधित है? विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिलेट टू द यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन? यूपीएससी के बारे में पूछा गया है। यूपीएससी को किस संवैधानिक संशोधन में किस अनुच्छेद से संबंधित है? तो यूपीएससी आर्टिकल 315 से 323 के अंतर्गत इससे जुड़े प्रावधान हैं, जिसमें बी इसका राइट आंसर है। आर्टिकल 315 में यूपीएससी और स्टेट पीसीएस हैं, उनके गठन का प्रावधान है। आर्टिकल 316 में उनके नियुक्ति और कार्यकाल से संबंधित है। नियुक्ति और कार्यकाल काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखिए। 323 इसमें क्या होता है? यूपीएससी या स्टेट पीसीएस अपनी वार्षिक रिपोर्ट राष्ट्रपति को भेजते हैं। इस पर सवाल पूछा जाता है। तो राइट आंसर हो गया बी। थोड़ा सा एक रह गया, आर्टिकल 102, जिसमें एनसीबीसी को नेशनल काउंसिल ऑफ बैकवर्ड क्लास, एनसीबीसी को संवैधानिक दर्जा दिया गया। एनसीबीसी को संवैधानिक दर्जा दिया गया। आर्टिकल 103 अमेंडमेंट एक्ट 103, इसमें ईडब्ल्यूएस को आरक्षण दिया गया। ये सब इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा, इसलिए मैं पीछे आकर इसे डिस्कस कर रहा हूँ। ईडब्ल्यूएस को आरक्षण 10% जो दिया गया है वह 103 अमेंडमेंट एक्ट में दिया गया। और 100 जो अमेंडमेंट एक्ट है, इसमें क्या हुआ? तो भूमि समझौता हुआ है। भूमि सीमा समझौता इंडिया बांग्लादेश के बीच। किसके बीच? इंडिया और बांग्लादेश के बीच। तो चूंकि 100 से कंटिन्यूअस है, तो इसको याद रखिएगा। इस पर बहुत सारे अलग अलग एग्जाम में भी सवाल पूछते हैं। तो चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ कर लीजिए और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार अधिनियम 1935 ने संघ और प्रांतों के बीच शक्तियों के विभाजन के लिए कितनी सूची का प्रावधान किया है? राइट आंसर 86वें संविधान संशोधन के द्वारा संविधान में 11वां मौलिक कर्तव्य किस वर्ष जोड़ा गया? 11वां मौलिक कर्तव्य। ऑप्शन है, इन विच ईयर वाज द 11th फंडामेंटल ड्यूटी एडेड टू द कॉन्स्टिट्यूशन बाय द 86 अमेंडमेंट एक्ट। तो सबसे पहले 86 अमेंडमेंट एक्ट कब हुआ था? तो यह 2002 में हुआ था। 2002 में हुआ था। सी इसका राइट आंसर है। इसमें 11वां फंडामेंटल ड्यूटी को ऐड किया गया। इसमें क्या है? 6 से 14 वर्ष के बच्चों को 6 से 14 वर्ष के बच्चों को क्या है? शिक्षा के अवसर प्रदान करना। शिक्षा के अवसर प्रदान करना माता पिता का कर्तव्य है। तो राइट आंसर हो गया सी 2002। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को किस वर्ष जोड़ा गया था? इन विच ईयर वेयर फंडामेंटल ड्यूटी एडेड टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। पहले ही बताया आपको, 42वें संविधान संशोधन 1976 में 1976 में इसे जोड़ा गया। ए इसका राइट आंसर है। याद रखिएगा, यह जो
मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया, यह इंदिरा गांधी सरकार के टाइम में हुआ था। इस समय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी। इमरजेंसी के टाइम में यह जोड़ा गया था आर्टिकल 51A में मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया। भारतीय संविधान के अनुसार राज्य विधानसभा के द्वारा पारित विधेयक को राष्ट्रपति की सहमति के लिए कौन आरक्षित कर सकता है? अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन, हु कैन रिजर्व ए बिल पास्ड बाय द स्टेट लेजिस्लेटर फॉर कंसिडरेशन ऑफ द प्रेसिडेंट। तो यह विधेयक जो है राष्ट्रपति के लिए आरक्षित कर सकते हैं राज्य के राज्यपाल। गवर्नर के पास यह शक्ति है कि वह किसी भी विधेयक को स्वीकृति दे सकता है, उसे अस्वीकृत कर सकता है, पुनर्विचार के लिए वापस कर सकता है या राष्ट्रपति के लिए आरक्षित कर सकता है। तो बी इसका राइट आंसर है। भारतीय संविधान के अनुसार कौन सी राज्यपाल की शक्ति नहीं है? अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पावर ऑफ गवर्नर? पहला है अविश्वास प्रस्ताव के दौरान मतदान, राज्य विधानमंडल को भंग करना, राज्य विधानमंडल को स्थगित करना, राज्य विधानमंडल को बुलाना। तो कौन सी शक्ति नहीं है? तो पहला है अविश्वास प्रस्ताव के दौरान मतदान। अविश्वास प्रस्ताव के दौरान मतदान, ए इसका राइट आंसर है। विधानसभा के निर्वाचित एमएलए ही अविश्वास प्रस्ताव में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। राज्यपाल जो है विधानमंडल का हिस्सा है, लेकिन ये मतदान नहीं कर सकते हैं। राज्यपाल मतदान नहीं कर सकते हैं। क्लियर है? ए इसका राइट आंसर है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद कानून के समक्ष समानता की गारंटी देता है? इक्वलिटी के बारे में पूछा गया है। तो कानून के समक्ष समानता आर्टिकल 14 में है। याद रखिएगा, हमारे संविधान में समानता का अधिकार दिया गया है। समानता का अधिकार आर्टिकल 14 से आर्टिकल 14 टू 18 के अंतर्गत है, 14 से 18 के बीच। तो कानून के समक्ष समानता, कानून के समक्ष समानता आर्टिकल 14 में। धर्म, लिंग, जाति पर भेदभाव पर निषेध, धर्म, लिंग, जाति इत्यादि के आधार पर भेदभाव का निषेध किया गया है। भेदभाव का निषेध आर्टिकल 15 में किया गया है। ठीक है। आर्टिकल 17 में अनटचेबिलिटी है, अनटचेबिलिटी, अस्पृश्यता कहते हैं संवैधानिक भाषा में। तो अस्पृश्यता उन्मूलन किया गया आर्टिकल 17 में। आर्टिकल 16 में क्या है? तो इसमें समान अवसर हैं। जो गवर्नमेंट जॉब होते हैं उसमें सभी को समान अवसर प्रदान किया गया है आर्टिकल 16 में। एक और इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा, आर्टिकल 18। इसमें क्या है? आर्टिकल 18 में उपाधियों का अंत किया गया है। जो भी उपाधि हैं उसका अंत किया गया है। तो राइट आंसर हो गया बी। निम्नलिखित में किसे राज्य कार्यपालिका नहीं माना जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉट कंसिडर्ड पार्ट ऑफ स्टेट एग्जीक्यूटिव? ऑप्शन है उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, पहला ही है। जो हाईकोर्ट के न्यायाधीश होते हैं वह न्यायिक प्रक्रिया के अंतर्गत आते हैं। तो हाईकोर्ट या हो सुप्रीम कोर्ट, जो भी है वह न्यायपालिका का हिस्सा है, कार्यपालिका का नहीं है। तो ए इसका राइट आंसर है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य को सभी नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता सुनिश्चित करने का निर्देश देता है? विच आर्टिकल डायरेक्ट टू स्टेट टू सिक्योर ए यूनिफॉर्म सिविल कोड ऑफ ऑल सिटीजन्स? याद रखिए, आर्टिकल 44 में यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड का उल्लेख है। याद रखिएगा, 1867 में गोवा एकमात्र राज्य है जहां यूसीसी लागू है। तो यह पोर्चुगीज सिविल कोड है। पोर्चुगीज सिविल कोड लागू किया गया था। तो सबसे पहला राज्य गोवा है जहां के यूसीसी लागू किया गया था। उत्तराखंड 2024 में, उत्तराखंड वर्तमान में 2024 में
जहाँ की यूसीसी लागू किया गया और यह भारत का पहला राज्य था, पहला राज्य है। ठीक है, तो सी इसका राइट आंसर है। राज्य की विधान परिषद की अधिकतम सदस्य संख्या राज्य विधानसभा की कुल सदस्य संख्या की डैश निर्धारित की गई है। द मैक्सिमम स्ट्रेंथ ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल इज फिक्स्ड एट ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली। तो विधानसभा के 1/3, विधान परिषद की अधिकतम संख्या विधानसभा का 1/3 होता है। बी इसका राइट आंसर है। आर्टिकल 171 171 में विधान परिषद की संरचना, विधान परिषद की संरचना से जुड़े प्रावधान है, जो कि विधानसभा के कुल सदस्य संख्या का 1/3 है। हालांकि इसमें न्यूनतम भी निर्धारित किया गया है, न्यूनतम 40 सदस्य होने चाहिए और वर्तमान में 40 मेंबर 6 राज्य हैं जहाँ की विधान परिषद अवस्थित है, विधान परिषद है। कौन कौन से हैं? तो इसमें है यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। ठीक है, तो बी इसका राइट आंसर है। निम्नलिखित में कौन सा निकाय भारत के किसी भी राज्य का नाम बदलने के लिए अधिकृत है? विच बॉडी इज ऑथराइज टू चेंज द नेम ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया? तो संसद में साधारण बहुमत से ही किसी भी राज्य का नाम बदला जा सकता है। संसद में आर्टिकल 3 के अकॉर्डिंग किसी भी राज्य का नाम बदलने के लिए साधारण बहुमत से नाम बदला जा सकता है। राज्य विधानमंडल की आवश्यकता इसमें नहीं होती है, उनका विचार जरूरी होता है। कुछ राज्य हैं जिसका कि नाम बदला गया है, जैसे उत्तरांचल का नाम बदला गया, उत्तरांचल उत्तराखंड के नाम से जाना गया। ठीक है, उड़ीसा का भी हाल में नाम बदला गया, उड़ीसा का नाम ओडिशा किया गया, ओडिशा। ठीक है, तो बी इसका राइट आंसर है। भारतीय संविधान के भाग 4 में किसके संदर्भ में उल्लेख है? पार्ट 4 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन विथ विच ऑफ द फॉलोइंग? पार्ट 4 में क्या है? तो इसमें नीति निर्देशक सिद्धांत डीपीएसपी का उल्लेख है। याद रखिएगा, डीपीएसपी या आयरलैंड के संविधान से लिया गया है, आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। आर्टिकल 36 से 51 के अंतर्गत डीपीएसपी का उल्लेख है। ठीक है, तो राइट आंसर हो गया सी, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। अच्छा, डिटेल कर देते हैं। नागरिकता सिटीजनशिप आर्टिकल 5 to 11 के अंतर्गत है, 5 to 11। राज्य के नीति निर्देशकता तो आर्टिकल 36 से 51 के अंतर्गत। मौलिक अधिकार आर्टिकल 12 से 35 के बीच है। ठीक है, तो राइट आंसर हो गया सी। राज्य विधानसभा में डैश की पूर्व अनुमति के बिना कोई धन विधेयक प्रस्तुत नहीं किया जा सकता। इन द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली नो मनी बिल कैन बी इंट्रोड्यूस विदाउट द प्रायर रिकमेंडेशन ऑफ। तो किसी भी मनी बिल को धन विधेयक को राज्यपाल की पूर्व अनुमति के बिना पेश नहीं किया जा सकता है। राज्यपाल की अनुमति के बाद, पूर्व अनुमति के बाद इसे राज्य विधानसभा में पेश किया जाएगा। ठीक है, उसी तरह लोकसभा में राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति पर ही, राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति के बाद ही इसे लोकसभा में पेश किया जाता है, किसी भी मनी बिल को, किसी भी धन विधेयक को। तो सी इसका राइट आंसर है। भारतीय संविधान के भाग 3 में किसका उल्लेख किया गया है? तो यह है मौलिक अधिकार का। संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? व्हेन वाज द फर्स्ट मीटिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हेल्ड? तो यह हुई थी 9 दिसंबर 1946 को
संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी जिसमें डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। पहला अस्थायी अध्यक्ष 11 दिसंबर 1946 को 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष के रूप में बनाया गया था। ठीक है, तो सी इसका राइट आंसर है। कुछ डेट है, इसको याद जरूर रखिएगा। 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति का गठन किया गया था। प्रारूप समिति का गठन किया गया था किसके द्वारा? अंबेडकर के द्वारा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा। 26 नवंबर 1949 को संविधान अंगीकृत हुआ और 26 जनवरी को हमारा संविधान लागू हो गया। 26 जनवरी 1950 को। किसी राज्य के विधानसभा को भंग करने की शक्ति किसके पास निहित है? हु हैज़ द पावर टू डिसॉल्व द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली? तो विधानसभा भंग करने की शक्ति राज्य के राज्यपाल के पास होती है। बी इसका राइट आंसर है। सीएम की सलाह लेने के बाद राज्यपाल सामान्यतः विधानसभा भंग करते हैं। विवेकाधिकार में कोई स्पष्ट बहुमत ना हो, जब भी किसी भी दल का स्पष्ट बहुमत ना हो तो अपने विवेकाधिकार के आधार पर राज्य का राज्यपाल विधानसभा को भंग कर सकता है। ठीक है, तो बी इसका राइट आंसर है। निम्नलिखित में किस संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया है? बाय विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट वेयर फंडामेंटल ड्यूटीज एडेड टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? तो मौलिक कर्तव्यों को 42वें संविधान संशोधन में जोड़ा गया पार्ट 4A के अंतर्गत। पार्ट 4A के अंतर्गत कब जोड़ा गया? 42वें संविधान संशोधन 1976 में। ठीक है, आर्टिकल 51A में मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया। बी इसका राइट आंसर है। योजना आयोग में प्रधानमंत्री की भूमिका क्या थी? व्हाट वाज द रोल ऑफ द प्राइम मिनिस्टर इन प्लानिंग कमीशन? तो ऑब्वियस है, एक्स ऑफिशियो चेयरमैन थे, प्रधानमंत्री पदेन अध्यक्ष थे योजना आयोग के। यानी कोई भी पीएम हो वह स्वतः ही योजना आयोग का अध्यक्ष बनेगा। इसी तरह प्रावधान नीति आयोग में भी किया गया। नीति आयोग के पदेन अध्यक्ष पीएम ही हैं। तो बी इसका राइट आंसर है। वह भारतीय श्रम कानून और सामाजिक सुरक्षा उपाय कौन सा है जिसका उद्देश्य काम करने के अधिकार की गारंटी देता है? विच इंडियन लेबर लॉ एंड सोशल सिक्योरिटी मेजर एम टू गारंटी द राइट टू वर्क? काम करने का अधिकार, काम के अधिकार की गारंटी। यह सबसे पहले एमजी नरेगा जिसका कि नाम अभी बदल दिया गया है, जी राम जी किया गया है। तो यह 2005 में लाया गया था एमजी नरेगा, जिसमें ग्रामीण परिवारों को 100 दिन की गारंटी दी जा रही थी। तो बी इसका राइट आंसर है। 100 डेज के वर्क की गारंटी इसमें दी जा रही थी। बी इसका राइट आंसर है। भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसे मौलिक अधिकार नहीं माना जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसिडर्ड ए फंडामेंटल राइट अंडर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? शिक्षा के अधिकार, राइट टू एजुकेशन, इसे 86वें संविधान संशोधन में 86 अमेंडमेंट एक्ट में आर्टिकल 21 के अंतर्गत, अनुच्छेद 21 के अंतर्गत मौलिक अधिकार माना गया शिक्षा के अधिकार को। निजता के अधिकार, राइट टू प्राइवेसी, इसे 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 21 के अंतर्गत मौलिक अधिकार माना है। समानता का अधिकार, राइट टू इक्वलिटी, ऑलरेडी आर्टिकल 14 के अंतर्गत मौलिक अधिकार के अंतर्गत है। संपत्ति के अधिकार को, इसे 44वें संविधान संशोधन 1978 में मौलिक अधिकारों की सूची से हटाकर इसे वैधानिक अधिकार के अंतर्गत रखा गया है। वैधानिक अधिकार के अंतर्गत है, यानी संपत्ति का अधिकार एक कानूनी अधिकार है। तो राइट आंसर है डी, इसका राइट आंसर है। भारतीय संविधान के मौलिक अधिकार के रूप में संवैधानिक उपचारों के अधिकार का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है?
इन विच आर्टिकल इज द राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज मेंशन एज ए फंडामेंटल राइट्स। तो संवैधानिक उपचारों के अधिकार को इसे संविधान की आत्मा कहा है। संविधान की आत्मा आर्टिकल 32 को संविधान की आत्मा किसे कहा गया है? आर्टिकल 32 को किसने कहा है? बी आर अम्बेडकर ने। बी आर अम्बेडकर ने इसे संविधान की आत्मा कहा है, जिसमें किसी भी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों के उल्लंघन होने पर वह सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। यह प्रावधान काफ़ी लैंडमार्क है। मौलिक अधिकार के उल्लंघन पर सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकता है, सीधे एससी जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट इसी आर्टिकल 32 में ही 5 प्रकार के रिट जारी कर सकता है, रिट जारी कर सकता है। तो इसका राइट आंसर है ए, आर्टिकल 32। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत सूचीबद्ध हैं? अंडर विच आर्टिकल आर द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी लिस्टेड इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? तो डीपीएसपी है, इसके बारे में हम लोगों ने पढ़ रखा है। आर्टिकल 36 से 51 के अंतर्गत यह आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। डीपीएसपी हमारे संविधान के पार्ट 4 के अंतर्गत है। तो राइट आंसर हो गया सी, 36 से 51। उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीश और न्यायाधीशों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? हु अपॉइंट द चीफ जस्टिस एंड जजेज ऑफ हाई कोर्ट्स? ऑप्शन है मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, राज्यपाल या राष्ट्रपति। तो याद रखिएगा आर्टिकल 217, आर्टिकल 217 के अकॉर्डिंग हाईकोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। हाईकोर्ट के जस्टिस की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। इसके लिए परामर्श लेते हैं राष्ट्रपति, परामर्श लेते हैं किससे? तो सीजेआई से, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से, संबंधित हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस से और राज्य के राज्यपाल से। ठीक है, संबंधित राज्य के राज्यपाल से। ठीक है, अभी हाल में कॉलेजियम सिस्टम है, तो कॉलेजियम सिस्टम में सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ न्यायाधीश की सिफारिश पर हाईकोर्ट और उसके हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस और अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए राष्ट्रपति को सलाह देते हैं, सिफारिश करते हैं। तो डी इसका राइट आंसर है। अगला सवाल है, संविधान के अनुसार भारत डैश है अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया इज। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 1 में कहा गया है इंडिया दैट इज भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। यह लाइन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इंडिया दैट इज भारत शैल बी ए यूनियन ऑफ स्टेट, शैल बी ए यूनियन ऑफ स्टेट्स। काफ़ी इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको याद रखिएगा। तो राइट आंसर हो गया राज्यों का एक संघ, ए इसका राइट आंसर है। तो ये था जीडी का पॉलिटी 2 के वीडियो का डिटेल एक्सप्लेनेशन। वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मेरा नाम है राहुल सिन्हा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।